बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया। जी हाँ, आज एक नोटिफिकेशन सबसे पहले कोर कमेटी में पेश किया गया, जो साइन किया था फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने ये लेटर साइन किया। और जाहिर है वो एक कमेटी को हेड कर रहे थे, जिस कमेटी ने ये सारी डिसिप्लिनरी कार्रवाई की। और इस लेटर के अंदर तफसील से, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तफसील से ये बयान किया गया कि शेर अफजल मरवत को पहले भी वार्निंग दी गई थी। उन्होंने उस वार्निंग की पामाली की, पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात दिए जिससे पार्टी का इमेज ख़राब हुआ, पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसे ट्वीट्स किए, बयानात दिए और दूसरी चीज़ें ऐसी की जिससे पार्टी को लगता है कि पार्टी का नुकसान उन्होंने किया। और वार्निंग देने के बावजूद उन्होंने अपना रवैया तब्दील नहीं किया, जिस वजह से अब पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। और उसके साथ साथ मुअत्तल कर दी गई और उसके साथ साथ उन्हें यह भी कहा कि अगर वो इखलाकियात के मेयार पर पूरा उतरते हैं या ख़ुद को समझते हैं कि वो इखलाकियात के मेयार पर पूरे उतरते हैं, तो उनको फौरी तौर पर अपने एमएनए की सीट से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि हाल में वो जो एमएनए की सीट के ऊपर मुंतखब हुए हैं वो इमरान खान की और पाकिस्तान की टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। अब क्योंकि पार्टी ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से अलग कर दिया है, इन हालात के अंदर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनको टिकट मिला था उस पर वो एमएनए बने थे, अब उनके पास इखलाकी जवाज़ नहीं रह जाता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट अपने पास रखें। इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट जो है वो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ था। नॉर्मली शेर अफजल मरवत का ऐसा मिजाज है नहीं। उन्होंने उस मिजाज के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हुए पार्टी के इस फ़ैसले को कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ और इसका एहतराम करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पार्टी के साथ ही रहूँ। पार्टी ने तो ज़ाहिर है जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक तो उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ ही काम करना चाहता हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। और मैं इंतज़ार करूँगा कि मैं इमरान खान साहब को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता सकूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि इमरान खान साहब को अपने तौर पर कोशिश करके जो भी कर सकता हूं उससे बाहर ला सकूं। ये दो सिचुएशंस थी। रिपोर्टिंग का तकाजा है कि दोनों साइडों की पूरी स्टोरी आपके सामने रख दें। तज्जिया ज़्यादा इसमें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि और बहुत सारे वीलॉगर्स आपके सामने इस पर तज्जिया भी करेंगे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हटाया गया शेर अफजल मरवत साहब को, उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ थीं, पार्टी ने इतना एक्सट्रीम कदम क्यों लिया, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। मैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं तो मैं फिर बात करूंगा वो बायस हो जाएगी, पार्शल हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी पार्टी की ऑलरेडी इस चीज़ को देख रही है, इस पर काम कर रही। लेकिन हाँ, चलते चलते इतना तज्जिया ज़रूर करूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब थोड़ी सी तेज़ी कर गए। उनको मेरा ख्याल है लिहाज रखना चाहिए था पार्टी के डिसिप्लिन का भी, पार्टी का भी। और बहुत कम मुद्दत हुई थी उन्हें आए हुए, और ऐसे हालात में जब उनको बहुत कम मुद्दत हुई थी और उनको बहुत एहतराम मिला पार्टी के वर्कर की तरफ से, पार्टी की तरफ से, पार्टी के अकाबरीन की तरफ से, ऐसे हालात में, और जबकि उन्होंने कोई लंबी चौड़ी इस सारे टाइम में ना उनके ख़ानदान ने ना उन्होंने कोई ऐसी लंबी चौड़ी जेल उनको नहीं काटनी पड़ी, कोई उनको किसी किस्म की ऐसी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। और तमाम का तमाम, जैसे हमारे और बहुत सारे वकला दोस्तों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आप ज़रा एक मिनट के लिए यहाँ पर रुक के सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा करियर इसको दिया है। मसलन एक नाम आपके सामने रख देता हूँ, मलिका बुखारी। मलिका बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए थी और भरपूर काम किया, मेहनती हैं, पढ़ी लिखी हैं और करप्शन का कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। बिल्कुल उनकी रेपुटेशन इम्पेकेबल रही जितनी देर भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम किया। उन्होंने एक दहाई के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम किया, शायद उससे भी ज़्यादा। फिर 2018 से 2022 तक वो एमएनए भी रहीं, पार्टी से रिज़ाइन भी किया जब पार्टी ने उन्हें कहा। लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सोचिए उनकी पिछली पूरी दहाई की जो मेहनत थी वो ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गई। उनका पूरा करियर जो है एक किस्म का पॉलिटिक्स में वो डब्बा बंद
बंद हो गया, आज वो खड़ी सोचती होंगी ज़रूर, जिन भाइयों ने उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उनके बारे में सोचती होंगी, जबकि उन्होंने बहुत सारे और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस तरह से नहीं करवाई और बहुत सारों को वापसी भी मिल गई। तो ऐसी सूरत हाल में मलिका बुखारी अपने आप से भी सवाल पूछती होंगी, आपसे भी पूछती होंगी, मेरे से भी पूछती होंगी कि उनका जो पूरा 10 साल का करियर है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाहिर है वो एक कमज़ोर मोमेंट होगा, प्रेशर होगा, वो सस्टेन नहीं कर सकें, वट उसको साइड पे रख दें 1 मिनट के लिए। लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि उनका पूरा 1 दिहाई का करियर था जो साइड पे हुआ। अब हुआ क्या कि जब वो जाहिर है पौधा किसी ने लगाया, सेंचा किसी ने, वो बड़ा हुआ, तो अब इन तमाम लोगों ने, ये याद रखिएगा कि 9 मई से पहले भी लोगों के कंट्रीब्यूशन से इन तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद इनमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई, किसी से कुछ। तो वो जो खला पैदा हुआ उसमें बहुत सारे वकला दोस्त आए जिन्होंने ना तो जेल काटी, उस तरह से मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता वो जेल काटे, ना उनकी 1 दहाई की मेहनत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ना उन्होंने उतना लंबा टाइम, अपने बच्चों का टाइम, अपने प्रोफेशन को काट के वो सब कुछ। जैसे मैं देखता रहा हूँ कि मलिका बुखारी जो है वो उनका पैशन और प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिक्स ही था। ऐसे और बहुत सारी कहानियां हैं, मैं सिर्फ एक नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस टाइम। शेर अफजल मरवत साहब को जो इज़्ज़त, एहतराम, जो स्पेस मिली, और उसी के साथ देखिए शंदाना गुलजार साहबा, वो भी गिरफ्तार हुई, लेकिन बहुत जल्द उनकी गुड लक थी, जाहिर है अदालत ने उन्हें इंसाफ फराहम कर दिया। वो शायद 24 या 48 घंटे के बाद हाउस अरेस्ट हो गई, और वो अपने घर में हाउस अरेस्ट रहीं, नज़रबंद रहीं, लेकिन वो जेल में नहीं रहीं। मलिका बुखारी और सनम जावेद और बहुत सारी खवातीन को लंबी जेल काटनी पड़ी। तो ये कहने की बात ये कि जब जंगो जदल हो और ऐसे मामलात हों तो बिल्कुल बराबर नहीं तुलता, किसी के हिस्से में ज़्यादा वज़न आ जाता है, किसी के हिस्से में कम वज़न आ जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन को भी ऐसे ही एनालाइज करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब को भी मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पार्टी का ओपिनियन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा, बहुत कलील वक्त में इज़्ज़त दी थी, बग़ैर जेल काटे, बग़ैर मलिका बुखारी या दूसरों की तरह 10-10 साल काम किए हुए। उन्हें थोड़ा सा वर्कर के साथ, पार्टी के साथ, उसके मिजाज को, डिसिप्लिन को समझते हुए थोड़ा सा उस चीज़ को डाइजेस्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा और उसमें पार्टी का भी फ़ायदा होना था, उनका भी फ़ायदा होना था। बहरहाल मैं, क्योंकि उनके साथ कभी मैंने काम नहीं किया डायरेक्टली, मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो अभी भी इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो जाहिर है फ़ैसला इमरान खान करेंगे, और जो भी फ़ैसला करेंगे वो हमारी सर आंखों पर होगा। मैं तो एक इंडिविजुअल के तौर पर ये उनको एक सजेशन दे रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा मोहतात चलते तो शायद आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। अब ग्रेजुअली, जाहिर है उनके बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके मैं तज्जियात पढ़ रहा था, वो इसके ऊपर दिल बर्दाश्ता भी थे, कुछ लोग इसके ऊपर खुश थे, कुछ इस पर नाराज़ थे, कुछ उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो हर तरह की चीज़ चल रही थी, लेकिन उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी आबियारी करने वाले कौन लोग हैं। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कह दें कि ये सब कुछ हमने किया है और हम ही से हुआ है और इससे पहले ये कुछ नहीं था, तो वो भी बहुत सारी ज़्यादती होती है, और उसके बाद फिर सिचुएशन जब हमारे लिए अनइवन होती है तो लोग उसी तरीके से हमारे साथ भी खड़े नहीं होते। उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत को जो लोग गायब हुए उनके लिए भी बोलना चाहिए था। जो लोग भी अगवा हुए, जो लोग भी मिसिंग हुए, उन्होंने उनके लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। एक तरफ उन्होंने दबंग होने का इमेज रखा, लेकिन तनकीद उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर रखी, कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं की, जो असल में सब कुछ जो भी हो रहा है पाकिस्तान में वो आपको पता है वो कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर उनकी वो अवॉइड करते थे ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहां पर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई भी तनकीद करे। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है कि मुल्क भर में हम VPN भी ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपनी कैपेसिटी, हमने ये नहीं बताया कि हम कैंसर की दवाई कोई बना सकते हैं, हमने ये नहीं बताया कि हम आंखों का कोई ऐसी सर्जरी करेंगे जो दुनिया में और कहीं नहीं होती, हमने बिल्कुल ये नहीं बताया कि हम कोई स्पेस के अंदर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, हमने ये बिल्कुल नहीं बताया कि हमने किसी ख़ास किस्म का कोई टॉवल बना लिया है मीन धागे से, या हमने सिंथेटिक कोई ऐसी कॉटन बना ली है जिससे शर्ट्स बनेंगी, या हमने जो रिसाइकलेबल मटीरियल है वो कोई ऐसी साइंस उसकी ईजाद कर ली है, या हमने केमिकल्स के अंदर कोई ऐसा फार्मूला बना लिया है कि अब प्लास्टिक जो है वो ऐसी बन जाएगी जो रिसाइकलेबल होगी। हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। हमने ये कहा कि हम VPN जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक कर सकते हैं। और ये किसने बयान दिया?
आपके और मेरे प्यारे हाफिजुर रहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, आपको पता है, जो झूठ बोलते हुए, लिखकर झूठ बोलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए थे। हफीज़ुर रहमान साहब, याद कीजिए, इन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैंने कोई कॉल रिकॉर्ड करने की हमारे महकमे ने इजाज़त नहीं दी। बाद में टेलीकॉम कंपनीज़ ने, जो कि जैज़, टेलीनॉर, जोंग, ये तमाम जितनी भी यूफोन, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें से 2 कंपनीज़ ने जाकर एफिडेविट दे दिया था उनके वकला ने कि हमें जो है वो पीटीए ने कहा हुआ है कि कॉल्स रिकॉर्ड करके देनी, और हमने इक्विपमेंट लगाकर एजेंसीज़ को दे दिया हुआ है। रंगे हाथों में जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान उसमें पकड़े गए थे। अब देखते हैं उसमें इन्हें तौहीन अदालत में कितनी सज़ा होती है। वैसे इस मुल्क में रवाज तो है नहीं सज़ा का, जो मर्ज़ी करो और उसके बाद पतली गली निकल जाओ, लेकिन देखते हैं। बहरहाल उन्होंने अब ऐलान किया कि अब अगर आप वीलॉग्स या ट्विटर या दूसरी चीज़ें वीपीएन पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वीपीएन भी ब्लॉक कर सकते हैं। वाह वाह, क्या माशाल्लाह आपकी कैपेसिटी है। 40 अरब रुपया लगाकर आप क्या ब्लॉक कर रहे हैं और इससे आपने क्या हासिल करना है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप अभी कहाँ पर हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्टूबर के महीने में बनना है चीफ जस्टिस। अब से तकरीबन एग्जैक्टली 84 दिन बाद। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर काले बादल, पाकिस्तान के ऊपर जो ये नहूसत है जिससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, उसके बादल 84 और दिन, 84 और दिन रह गए हैं काजी साहब के, मैं यही कहूँगा कि बदनुमा किस्म के चीफ जस्टिस के टेन्योर के। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। कौन से बड़ी उम्मीदें हैं। जाहिर है हम ये तो नहीं कह रहे कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लॉलेसनेस नहीं होगी जो काजी साहब ने मचाई हुई है। और यहाँ पर अब ये याद दहानी ज़रूरी है कि इसी हुकूमत ने, यही प्राइम मिनिस्टर थे, यही हुकूमत थी, इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जून के महीने में निकाल दिया था, जब वो सितंबर में उन्होंने जाकर बनना था चीफ जस्टिस। तो जून 21 को गालिबन जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया था, 87 दिन पहले। जी हाँ, 87 डेज़ इन एडवांस उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था काजी फ़ाइज़ ईसा का कि वो फ़लाँ तारीख से चीफ जस्टिस होंगे। बेसिकली वो बंदयाल साहब की ताकत को कम करना चाहते थे, वो नोटिफिकेशन निकाल के। अब 84 दिन रह गए हैं, सिर्फ 87 से कम दिन रह गए। वही हुकूमत है, मेयार दूसरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा। जाहिर है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला, बार काउंसिल्स सभी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको पता है कि साजिश चल रही है। किसी को कोई पता नहीं क्या साजिश हो और कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह का ये हक जो है इसको मार ना दिया जाए या इसको कंट्रोल ना किया जाए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ही रेलेवेंट एक और ख़बर कि जिन्होंने उनके सर की कीमत लगाई थी, उनके कत्ल का फतवा दिया था, सर की कीमत लगाई थी, वो उनको पाकपतन से गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले खबर आई थी कि ओकाड़ा से गिरफ़्तार किया गया, बाद में पता चला कि वो नहीं है, ये कोई और है। और अब जिन्होंने ये कीमत लगाई थी उनके बारे में एक दफ़ा फिर दावा किया जा रहा है कि उन्हें पाकपतन से गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा जी, जनरल रिटायर्ड बाजवा, जी हाँ, कमर जावेद बाजवा, उनके भाई की एफए की डिग्री मुबैना तौर पर ट्विटर के ऊपर वकास साहब ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने ये खबर दी है कि पीआईए ने इन्वेस्टिगेट किया और उनकी इन्वेस्टिगेशन में, अकॉर्डिंग टू वकास साहब के ट्वीट के, पीआईए की इन्वेस्टिगेशन से उनकी डिग्री जो है वो जाली निकल आई है। और एफए की उनकी जो सनद है या डिग्री है, जो भी आपने उसे कहना है, वो उनकी डिप्लोमा उनका जो है वो जाली निकल आया है और उनकी ये जाली डिग्री थी। अब अगर ये सच है जो कि वकास साहब क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने पीआईए का लेटर भी लगाया है, तो फिर इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात क्या होगी। फिर मेरा ख्याल लगे हाथों बाजवा साहब की डिग्री भी मेरा ख्याल चेक कर ही लेनी चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। रेयान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने वाशिंगटन से ये स्टोरी की है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से। और ये दोनों जर्नलिस्ट अब एक नए इदारे में काम कर रहे हैं। इससे पहले ये इंटरसेप्ट में थे, जिन्होंने साइफ़र का मतन छापा था, याद कीजिए। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज में हाजिर सर्विस अफसरान, मीन सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं, उनकी ड्यूटी लगी है कि वो सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स बनाएं और उनके ऊपर नेटवर्क करें और अपनी ड्यूटी के दौरान इन ट्वीट से ट्वीट करते हुए जजेस, वकला, सियासतदानों और दूसरे लोगों को जो उनकी राय के ख़िलाफ़ राय हो या उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जिनकी राय हो, उनके ख़िलाफ़ वो ट्वीट्स करें। और उन्होंने क्लेम किया है कि इस सिलसिले में
उनकी बातचीत हुई है ऐसे अफसरान से जिन्होंने ये बताया है कि ये उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है ये काम करना, लेकिन क्योंकि उन्हें अहकामात हैं तो उन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ता है। ये उनकी स्टोरी है, ये उनका क्लेम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ियों ने जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत जल्द, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत जल्द इन दोनों सहाफ़ियों को बरतानिया और अमेरिका की अदालतों में लेकर जाएंगे, ये झूठा बहतान लगाने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नेटवर्क नहीं चल रहा, सर्विंग ऑफिसर्स ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते, ना वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। हमारा तज्जिया क्या है? हमारे तज्जिए में ये कभी नहीं लेके जाएंगे। पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी भी बरतानिया और अमेरिका की अदालतों में नहीं जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ सारा कच्चा चट्टा खुलेगा, ट्विटर बंद करने से लेके बाकी सब कुछ, और एनालिसिस होगा, और फिर शायद IP एड्रेसेस भी ट्विटर को अदालत के अहकामात पर अमेरिका के अंदर तो शायद देने पड़ जाएं, तो फिर ये काम लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल में, और बहुत सारी परतें जो अभी छुपी हुई हैं वो निकल के आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये धमकी तक मामला होगा, ये मामला आगे उसके चलेगा नहीं। और अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि महंगाई की 3 साल में कम तरीन सतह पर आ गई। ये अखबार की मेन स्टोरी लगी है। जी हाँ, ये दोबारा ज़रा सोच लीजिए कि इतना मीडिया जो है इस टाइम इनके कंट्रोल में है, या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है कि ये आज जब लोग अपनी ज़िंदगियां ले रहे हैं, बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, महंगाई अरूज पर है, उस वक्त ये लीड स्टोरी लग रही है अखबार में कि 3 साल की कम तरीन महंगाई की सतह पर पाकिस्तान आ गया है। हालांकि सिर्फ पेट्रोल की प्राइस ही आप कंपेयर कर लें तो 100 कुछ रुपए पेट्रोल था और अब 300 रुपए के करीब है, मतलब 278 रुपए, 280 रुपए के करीब पेट्रोल फी लीटर है। सिर्फ एक पेट्रोल को ले लें तो आपको होश आ जाएगा। कुकिंग ऑयल देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, दालें देख लीजिए, बाकी तमाम चीज़ें देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान किस तरफ को चला गया है। लेकिन अखबारात हैं कि वो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, क्योंकि जाहिर है उनको अरबों रुपए जो हैं वो इश्तिहारात में मिल रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर डॉक्टर शाहिद, बहुत ही बेहतरीन, मायानाज दोस्त, मेहरबान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, बहुत ही नफीस शख्सियत। उनको लाहौर में वलेंशिया टाउन में जुमे की नमाज़ पढ़ के निकलते हुए गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद को शहीद किया गया है। अब इसके पीछे क्या जो भी इसके पीछे किसी के भी मकासद हैं वो क्या हैं, ये सब कुछ क्या हुआ है, इस पर ज़ाहिर है तफ्तीश होगी, पुलिस फिगर आउट करेगी और वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे, अजमत आपा UK से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान गई, घर ख़रीदा रावलपिंडी में, शायद रिटायर होना चाहती थी पाकिस्तान में, वहाँ पर घर ख़रीदा, उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, फिर UK से वापस आई, 3 साल वो मुकदमा लड़ा। 4 दिन पहले उन्हें उस घर का कब्ज़ा मिला और 4 घर का कब्ज़ा मिलने के चौथे दिन उनको कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। अभी वो अपने घर की रेनोवेशन और उसकी अपडेट करवा रही थी, क्योंकि उन्हें कब्ज़ा मिला उसका बड़ी देर के बाद, 3 साल के बाद। अब इन हालात के अंदर जब लॉलेसनेस के ऐसे हालात हैं तो आप सोच सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने फिर परेशान होते हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोचते हुए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि हुकूमत का लापता अफराद की माली अयानत का फ़ैसला है। जी हाँ, हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो लापता अफराद हैं उनको माली अयानत देनी है और उनको पैसे देने हैं। ये एक नया तरीका है। भले आप किसी को माली अयानत दे देंगे तो उससे उसकी सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसका प्यारा उससे, ज़ाहिर है चले गरीब लोगों की कुछ ना कुछ दादरसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके घर वालों का तो अब मेरा ख्याल ये सोच रहे हैं हुकूमत वाले कि क्योंकि हुकूमत ने लापता अफराद का एक बेंच बना दिया है, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो हुकूमत अब जान छुड़ाने के लिए ये इनको कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़वाना चाह रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जान छूटेगी, क्योंकि अब अदालतों में, कौम में ये शऊर आ गया है कि अफराद को लापता करना जो है वो एक बेहतर काम नहीं है। रहीम यार खान में कुकिंग ऑयल टैंकर को हादसा हुआ, लोग ऑयल इकट्ठा करने के लिए बर्तन लेकर भाग पड़े। याद कीजिए, इससे पहले अहमदपुर शर्किया में एक डीजल और पेट्रोल के टैंकर को हादसा हुआ था और लोगों ने वहाँ भी फ्यूल इकट्ठा करने की कोशिश की थी, धमाका हुआ था। जाहिर है किसी न किसी ने सिगरेट पी रखी होगी, पी के फेंकी होगी या कुछ और, धमाका हुआ था। 140 अफराद झुलस कर वहाँ पर वफात पा गए थे, जाँ बाक हो गए थे। आज दोबारा वैसी ही हरकत हमें देखने को ये नज़र आई है और इससे रहीम यार खान वही मिलता जुलता इलाका है, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस हादसे से बड़ा हादसा ये कि आपने कुछ नहीं सीखा। फ्यूल का अगर कोई भी
ऐसी कोई चीज़ होती है तो उससे दूर रहें, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो किसी भी टाइम उसमें आग जल सकती है और कीमती जानें जा सकती हैं। लेकिन ये आज हमें एक और जो परेशानी है वो हमें एक और नज़र आई। इसके साथ ही कुछ काफ़ी सारी खबरें हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो अपने वालिद, शायद वालिद या दादा की उम्र के शख्स को बेटा कह के पुकार रही हैं। बिल्कुल यंग है, अभी अंडे से निकली हैं हमारी वो बहन या बच्ची, लेकिन वो उनको बेटा कह के पुकार रही हैं। ये मेरा ख्याल अंग्रेज़ बहादुर तो इस तरह के ऑफिसर्स को ना रखता। ये इस तरह की और काफ़ी सारी खबरें हैं, उनको पंजाबी वीलॉग में कवर करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।